चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ख़त्म करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पारजीवी जंतु के बारे में, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको बताया था जैव प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देखेंगे मॉडल पेपर उठा के तो पारजीवी जंतु पूछा गया है, या फिर जीन अभियांत्रिकी, समझ रहे हैं। 2 पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम पारजीवी जंतु पढ़ लेते हैं, इसके बाद जीन अभियांत्रिकी हम पढ़ेंगे, जीन इंजीनियरिंग जिसे दूसरी लहजे में बोला जाता है। क्या होता है पारजीवी जंतु? तो देखिए, अब हम अपने आसपास कुछ जानवर, हम जो किसान कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें पालते हैं, तो होता क्या है, वो जानवर या तो पता चला 1 साल खिलाया, दूध देने में आनाकानी कर रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मान लेते दूध देती भी है तो नाव गांव में इतना दमा चुल्प होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ी वाली विशाल काय भैंस है, बहुत ज़्यादा मेंटेन है, दूध 1 लीटर 2 लीटर 2.5 लीटर, समझ रहे हैं। और कुछ ऐसे जानवर होते हैं या फिर कुछ ऐसे जंतु होते हैं, जैसे मुर्गी की बात करें, कुछ मुर्गियाँ ऐसी होती हैं जो कभी कभार हफ्ते में 1 अंडा, है ना। कुछ ऐसी होती हैं जो कभी कभार 3 दिन 4 दिन, कुछ ऐसी होती हैं महीनों में 1 2 अंडा देंगी, है ना। तो उसी के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि इस जीव के अंदर क्या ऐसे लक्षण हैं कि ये इतने दिन के बाद अंडे दे रही है। भैंस की बात करें तो इसके अंदर क्या ऐसी समस्या है कि ये 1 लीटर दूध दे रही है, जबकि कुछ ऐसी भैंसें हैं जो बहुत ज़्यादा दूध देती हैं, कुछ ऐसी मुर्गियां हैं जो वर्ष भर अंडे देती रहती हैं, रोज 1 अंडे देती हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उन्होंने उनके जीन में क्या किया, परिवर्तन किया। पारजीन, दूसरे का जीन, वह जंतु जिसके अंदर दूसरे जीव का जंतु मिलाया गया हो उसे हम बोलेंगे पारजीवी जंतु, समझ रहे हैं। दूसरे का जीन, जब अलग अलग जीवों के जीन को मिला के किसी ऐसे पौधे या किसी ऐसे जीव की उत्पत्ति की जाए, ऐसे जंतु की उत्पत्ति की जाए जिसमें दोनों के लक्षण पाए जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पारजीवी जंतु। जैसे हम बात करेंगे, कुछ ऐसे पशु होते हैं जो बहुत ज़्यादा दुधारू होते हैं, तो कुछ उसका विरोध करते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूध नहीं देते। तो क्या किया जाता है, दुधारू पशु का क्या किया जाता है, जीन उस जीव के अंदर प्रवेश कराया जाता है ना। उसकी आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं उनमें सुधार हो जाता है, वे भी क्या हो जाते हैं, दुधारू हो जाते हैं, समझ रहे हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनमें मांस बहुत कम होती है। मांस, जैसे भाई जो नॉन वेजिटेरियन, उन्हें मांस से मतलब है, तो मरैला जैसा मुर्गा होगा, लेके आएंगे, खाएंगे तो पता चला सब खा लिए, मम्मियों को नहीं मिला, है ना। 4 जन को मिला, 6 जन का नहीं मिला, जबकि पूरा 1 मुर्गा था। जबकि कुछ ऐसे मुर्गे होते हैं जो आधे किलो के, है ना, जो देखने में छोटे से लगेंगे, पूरा मांस से हष्ट पुष्ट होंगे। देखते ना, कुछ लड़के छोटे होते हैं, पूरा मज़ेदार होते हैं, वो चौकोर टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं पूरे लंबे होते हैं, देखो एकदम हवा जैसे, रेड़ जैसा, है कि नहीं। मतलब अगर मजबूत की हवा चल जाए वो दौड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मांस की कमी है, वो उनमें क्या है, मांस कम है। तो वैसे ही वैज्ञानिकों ने देखा कुछ ऐसे जंतु, भाई अब हम जंतुओं से क्या क्या प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया था भोजन की उपलब्धता, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई थी कि हम क्या करते हैं, हम जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे दही, दूध। आप कहेंगे सर जी कौन जानवर दही देता है? अरे भाई, दूध से ही तो दही बनता है, ठीक है। घी, मक्खन आदि सब हम किससे प्राप्त करते हैं, जंतुओं से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, सपोज दैट कि उस जंतु के पास भाई वो दूध कम दे, कम दुधारू, तो नैन कान कर लो पहले, ठीक है, समझ रहे हैं। वो अगर कम दुधारू हो तो हम क्या करेंगे, उसके जीन को क्या कर देंगे, मिला देंगे, उसमें नया जीन प्रवेश कराएंगे, तो जो उसकी आने वाली भावी पीढ़ियाँ होंगी उनमें क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। दूसरा पॉइंट समझते हैं, मांस का मतलब क्या है कि वे जीव जो लोग मांस भक्षी होते हैं, जो मांस खाते हैं, उनके लिए क्या चाहिए कि कम दाम में। तो अगर हर जानवर के पास, हर जंतु के पास मांस अधिकता में होगी तो हम आसानी से मांस सबको उपलब्ध हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ऐसे जीव को बनाया गया, उसके जीन में परिवर्तन किया गया ताकि उसमें मांस की मात्रा ज़्यादा हो। अब नॉर्मल भेड़ जो होती हैं, उससे एक भेड़ से नॉर्मली हम निकालते हैं 1 केजी, है ना, आधा केजी ऊन निकालते हैं, है कि नहीं। कुछ ऐसी भेड़ होती हैं जो 3 से 5 किलो तक ऊन दे देती हैं। तो वैज्ञानिकों ने देखा भाई, क्योंकि ऊन का इस्तेमाल किया जाता है, आप जानते हैं ऊनी कपड़े बड़े महंगे बिकते हैं, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई भेड़ के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाए कि इसके शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल पाए जाएं, जिससे भाई एक ही भेड़ के अंदर अगर बहुत ज़्यादा बाल पाया जाएगा तो हम उससे ऊन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ज़्यादा एक ही भेड़ में बहुत ज़्यादा होगा तो ऊन सस्ता हो जाएगा। अरे भाई, जब जो जानते हैं ना मार्केट की वैल्यू आप जानते हैं, जो चीज़ कम है वो चीज़ ज़्यादा महंगी बिकती है।
टमाटर अगर बाजार में कच्ची वस्तुएं देखें, जो कच्चे वाले होते हैं, अगर वो बाजार में आ जाते हैं, टमाटर अगर आज मार्केट में कम आया तो अगर कल 10 रुपये केजी का बिका था तो आज 60 रुपये केजी का बिकेगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि उसकी वैल्यू है उस दिन, वो कम है। उसी तरह से जो ऊन होता है वो क्या होता है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसी भेड़ें होती हैं जिनमें क्या होता है, ऊन की मात्रा कम पाई जाती है। गाना का मजा लो, तुम तो गाना का मजा लो फिलहाल, समझते हैं बात को, है ना। तो क्या होता है, उनमें उनकी मात्रा कम पाई जाती है, तो वैज्ञानिकों ने उनके जीन में परिवर्तन किया और एक ऐसी भेड़ का, है ना, एक ऐसी भेड़ का निर्माण किया या उसके जीन में परिवर्तन किया। अरे भाई मान लेते मेरे अंदर अगर जीन में परिवर्तन किया जाएगा तो मेरी आने वाली जो संतानें होंगी उनमें परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो उस भेड़ के अंदर परिवर्तन किया गया, तो जो उसकी आने वाली संतानें थी उनमें ऊन की मात्रा क्या पाई गई, ज़्यादा। रीज़न क्या है इस पारजीनी जंतु को बनाने की? तो अच्छी गुणवत्ता, अच्छे पोषक तत्व, अंडे देने वाले, लंबे समय तक जीवित रहने वाले ऐसे जंतु की उत्पत्ति करवाना, यह है पारजीनी जंतु का महत्व। अभी तक, अब पूछेगा ये पॉइंट कि अभी तक कितने जीवों के ऊपर इसका प्रयोग किया जा चुका है। तो कई जंतुओं पर किया जा चुका है, जैसे चूहे पे, खरगोश पे किया जा चुका है, भेड़ पे किया जा चुका है, बकरी पे। आप जानते हैं, है ना, हाँ, गाय, बहुत सारे जंतु, ठीक है, सबके ऊपर ये प्रयोग किए गए हैं। आप जानते हैं कि वह कौन सा प्रोटीन है जो शरीर के अंदर हमारे ब्लड को जमने से रोकता है? वो होता है हिपैरिन। बकरी का दूध जो लोग पीते हैं वो क्या काम करती है? बकरी का दूध जो होता है उसमें रोग प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है। जब डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड वगैरह होता है तो आपको क्यों पिलाया जाता है बकरी का दूध? क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके रुधिर का थक्का ना बनने देने वाला प्रोटीन पाया जाता है। वो कौन सा प्रोटीन है? वो है हिपैरिन। कौन सा प्रोटीन? हिपैरिन। वह प्रोटीन जो क्या काम करता है, रुधिर का थक्का बनने से रोकता है, वरना आपके शरीर के अंदर ही रुधिर का थक्का बन जाता। पॉइंट समझ में आ गया? तो किस पे किया जा चुका है, वे कौन कौन से जंतु हैं जिन पे प्रयोग किया जा चुका है? तो चूहा, खरगोश, भेड़, बकरी और गाय। अगला टॉपिक समझते हैं, भोज्य पदार्थ। अब खाने वाले, अभी तो ये हो गया भाई जंतुओं के ऊपर। अब कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं या खाने वाले खाद्य पदार्थ हैं जिनके ऊपर, या पेड़ पौधे हैं जिनके ऊपर प्रयोग किया जा चुका है? तो पहला है ग्रेपल। क्या होता है ग्रेपल? देखिए, ग्रेपल ना तो सेब की कैटेगरी में आता है ना तो अंगूर की कैटेगरी में आता है। मतलब उसके अंदर अंगूर और सेब के दोनों के जीन पाए जाते हैं। वो सेब और अंगूर का एक तरह से कहें कंबाइन क्रॉस करवाया गया। जिस प्रकार से खच्चर, घोड़े और गधे का क्रॉस है, उसी प्रकार से ग्रेपल अंगूर और सेब का क्या है, क्रॉस है। मतलब इसमें सेब और अंगूर दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? ग्रेप्स मीन्स अंगूर, और एप्पल, तो ग्रेप्स से ग्रे लिया गया है और एप्पल से पल लिया गया, तो ग्रेपल। मतलब जिसमें अंगूर और सेब दोनों के गुण पाए गए उन्हें बोला गया ग्रेपल। उनमें क्या पाई जाती है? विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा। एक व्यक्ति को जितने विटामिन सी की आवश्यकता होती है वो एक ग्रेपल में पाई जाती है। तो ग्रेपल से आप एप्पल ना बताएंगे, आप कहेंगे ग्रेपल एक प्रकार का पारजीनी भोज्य पदार्थ है जिसके जीन में परिवर्तन किया गया। अगर पूछेगा किसके किसके जीन मिलाए गए, तो अंगूर और सेब के जीन को मिला के हमने किसे प्राप्त किया? ग्रेपल को। पॉइंट क्लियर हुआ? दूसरा किस पे किया गया? ग्रेसिन पे किया गया। ग्रेसिन क्या है? ये मुनक्का है, एक बड़े आकार का मुनक्का। भाई अब देखते हैं ना कि आप लेके आते हैं किशमिश, लेके आते हैं, वो छोटी रहती है, तो क्या किया गया? इसमें परिवर्तन किया गया। तो भाई जैसे अंगूर में किया गया ना, वो आगे चल के क्या बनेगा? एक बड़ा सा मुनक्का बनेगा। मतलब इतना बड़ा नहीं बनेगा, घर भर जूट के खाएंगे, है ना। मतलब जितनी साइज नॉर्मली मुनक्का की होती है उससे थोड़ा सा बड़ा वो होगा, क्योंकि भाई उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, आयरन वगैरह उसमें ज़्यादा होता है। तीसरा किया गया सोयाबीन में। सोयाबीन में प्रॉब्लम क्या होती थी? जो सोयाबीन होते थे उसमें रोग से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती थी। मतलब कीट वगैरह बैठ जाते थे, वो उसका भक्षण कर जाते थे, रोग से लड़ने की क्षमता नहीं थी, वातावरण के प्रति ज़्यादा अनुकूलन नहीं था। तो वैज्ञानिकों ने कहा भाई क्योंकि सोयाबीन दाल के बाद कोई ऐसा तत्व है, कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो है आपकी सोयाबीन। समझ रहे हैं? दाल के बाद सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसी चीज़ में पाई जाती है तो वो है सोयाबीन। तो सोयाबीन जो कीटों से, उसका कीट क्या करते थे? उसको खा जाते थे, वो प्रोटीन को लेके भाग जाते थे। तो वैज्ञानिकों ने उसके जीन में परिवर्तन किया और एक ऐसा सोयाबीन बनाया जो रोगों से लड़ने और कीटों से अपने आप को बचाने में क्या हो? सक्षम हो। समझ रहे हैं? इस तरह से आपका था पारजीनी जंतु।
क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या होता है पारजीवी जंतु, समझ रहे हैं? ये सारा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। बेस्ट ऑफ लक।